दोस्तों, आज हम इंग्लिश की एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें प्लिन टू पैरामाउंट बुक को हम 15 दिन में फ़िनिश कर देंगे बिल्कुल। और उसके बाद आप इंग्लिश के ऐसे मास्टर बन जाओगे कि आपको किसी और बुक से रूल पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो आपको जो जो मैं बताऊंगी सिर्फ वो रूल पढ़ने हैं, बाकी रूल पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है कि आप पूरी बुक को गो थ्रू, पूरी बुक को अच्छे से पढ़ो समझ कर, ऐसी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो मेन रूल है वो मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि कॉमन नॉलेज तो नॉर्मल तो सभी को होती है, पर थोड़ी थोड़ी एक बार स्टार्टिंग बता देते हैं। उसके बाद जो जो रूल आपको पढ़ने हैं बस वो ध्यान रखने हैं। इसके बाद मैं पूरी एक्सरसाइज, ये पूरे रूल वगैरह पूरी ये बता देती हूँ और आपको इसके बाद एक्सरसाइज सोल्व करनी है अच्छे से। और उसके बाद आप देखिए कि आपकी सारी प्रॉब्लम इंग्लिश से रिलेटेड सब प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। आप अच्छे से समझ लीजिए इसको, ठीक है। तो सबसे पहले वर्ब से स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट लेसन है वर्ब का। तो वर्ब क्या होता है? वर्ब किसी काम को होना दर्शाता है, अभी कैसे हो रहा है कोई काम, ठीक है। कोई काम हो रहा है, जैसे भाई मैं कोई ये काम कर रहा है, वह जा रहा है, आ रहा है, जैसे जाना हो गया गो, आना हो गया कम। तो ये सब हमारी ये वर्ब है, मतलब किसी काम को होना दर्शाता है कि हो रहा है कोई काम, ठीक है। चाहे पास्ट में हुआ हो, प्रेजेंट में हुआ हो, फ्यूचर में हुआ होगा, चलो ये सब वर्ब में आते हैं, ठीक है। इसके बाद वर्ब में दो टाइप होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब होती है, एक मेन वर्ब होती है। अब हेल्पिंग वर्ब के अंदर दो होते हैं, एक तो मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स को भी हेल्पिंग वर्ब की तरह होते हैं, दूसरे होते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। तो जो मॉडल्स होते हैं वो तो आपको पता है, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब होते हैं, शैल, शुड, विल, वुड, ये सब होते हैं मॉडल्स, ठीक है। इसके बाद जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है बी, डू और हैव होती है, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करती है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है और मेन वर्ब का भी काम करती है। बी, डू और हैव ये हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों वर्ब का काम करती है। और मेन वर्ब तो पता ही है, जो हेल्पिंग वर्ब के पहले सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होती है और फिर मेन वर्ब आती है, ऐसे होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। ये स्ट्रक्चर होता है हमारे सेंटेंस का, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग देखिए, इसमें एक सबसे पहले रूल तो ये होता है, जो नीड, डेयर, नीड हो गया, डेयर हो गया, यूज टू हो गया, ये हमारे मार्जिनल वर्ब और ये हमारे मॉडल और मेन वर्ब दोनों की तरह यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ आप याद कर लीजिए अच्छे से। मैं जिनको ये अंडरलाइन करूँगी, पूरा मार्क करूँगी, वो पूरा आपको याद करना है, अपनी बुक में अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिए उसको, ठीक है। वो आपको पूरा करना है। उसके बाद बता रखा है, अभी तो अंडरलाइन साथ अंडरलाइन कर लीजिए और यहाँ से पढ़ लीजिए, उसके बाद बाकी जो अंडरलाइन किया हो उसको एक बार और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो जो नीड, डेयर और यूज टू है, इसमें क्या है, जो नीड और डेयर है उसको हम मॉडल और एज ए मेन वर्ब दोनों में यूज़ कर सकते हैं, और यूज़ टू को हम मॉडल और एडजेक्टिव दोनों की तरह यूज़ सकते हैं। मतलब नीड और डेयर को क्या कर सकते हैं हम, मॉडल तो है ये तो पता है आपको, उसको मेन वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, और यूज़ टू है उसको मॉडल और एडजेक्टिव की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये मैं आगे बताऊँगी कैसे करते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, इससे आगे इसमें बताया हुआ है कि या एक काम करते हैं, मैं यहीं पे मार्क किए देती हूँ, ठीक है। तो आपको फिर अभी अगर दोबारा वीडियो देखोगे तो आपको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको मार्क नहीं मिला, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये आपको अच्छे से याद करनी है, ठीक है। अब आगे देखिए, तो आप इस चीज़ को याद कर लेना अच्छे से, हटाना तो पड़ेगा मुझे। तो नेक्स्ट में देखिए आप, जो बाकी तो इसमें से आपको कोई कुछ याद नहीं करना, बाकी मॉडल का आपको पता ही है। और एक चीज़ और याद कर लीजिए, मॉडल है उनको हेल्पिंग वर्ब की तरफ यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे मॉडल मैंने बताए थे ना, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो मॉडल है उनको में क्या होता है, पहले अगर मॉडल आता है, फिर मॉडल के बाद आती है मेन वर्ब आती है, फिर आता है ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, मॉडल, और क्योंकि हेल्पिंग वर्ब की तरह वर्क करते हैं ये, ठीक है। तो हमें क्या बताया था कि जो नीड है और डेयर है वो हमारे क्या होते हैं, मॉडल मेन वर्ब की तरह यूज़ होते हैं, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह, और ये होते हैं हेल्पिंग, और जो यूज टू है वो हेल्पिंग वर्ब और मॉडल और एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, ठीक है। अब वो बताते हैं आगे। अब इसके बाद आगे क्या करना है आपको, या बाकी एक बार थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। मॉडल तो आपको पता ही चला गया। ऑथ टू और यूज टू दो ऐसे मॉडल होते हैं जिनके भी बाद वी बनाता है, टू लगता है और वी बनाता है, ठीक है। कैन और कुड क्या बताते हैं, हमारी एबिलिटी को बताते हैं कि हम ये काम कर सकते हैं। आई कैन डू दिस, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ, क्योंकि हमारी एबिलिटी को बताते हैं। और कैन से हम परमिशन भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बता रखा है ये पॉसिबिलिटी, कैन और कुड, कुड हमारा कैन का पास्ट है, पास्ट में जब पास्ट का सेंटेंस है तो कुड यूज़ कर लेना वहाँ पे, बाकी इसमें और ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद एक ही आता है, देखिए एक ये याद करना है आपको, जो एबल टू है और कैन कुड,
ये दोनों हमारी क्षमता को दर्शाते हैं, तो दोनों एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है। इनमें से एक ही आएगा। देखो आई कैन नॉट बी एबल टू, अब इसमें एक ही आएगा, या तो कैन नॉट कर लो या फिर एबल टू कर लो, ठीक है। तो ये तो सही सेंटेंस देखो ये अलग अलग दिए हैं। आई कैन नॉट कम टुमारो, कि मैं कल नहीं आ सकता, ठीक है। और आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो, मतलब जो हमारा कैन नॉट है वो हमारा एबल टू के इक्वल होगा, कैन है वो हमारा एबल के इक्वल होगा, इतना याद कर लो। कैन और एबल दोनों में से एक क्या आ सकता है, ये हमारे इक्वल है दोनों, कैन इक्वल्स टू एबल, ठीक है। तो आपको एक ये वाला भी अच्छे से याद करना है जो मैंने बताया था अभी, कि दोनों के एक साथ नहीं यूज़ कर सकते। अब आगे देखिए, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट बता रखा है कि जो मे माइट है, मे होता है पॉसिबिलिटी को बताता है कि भाई कल बारिश होगी, कल की संभावना है, संभावना को बताता है कि कल बारिश होगी, ये संभावना है, ठीक है। और मे ये भी बताता है, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, हम एप्लीकेशन लिखते थे, ये लिखते थे मे यू लिव तुम्हारी आयु लंबी हो, ये सब लिखते थे। और एक इसमें एक रूल होता है, ठीक है, ये तो सिंपल हो गए। इसमें एक ये मेन रूल है, ये याद करना है कि अगर ये वाला रूल है वो देखो, इसमें बताते हैं कि अगर ऐसे हो कि प्रिंसिपल क्लोज में ही ऐसे लिखा हो, दैट लिखा हो, सो दैट लिखा हो, दैट लिखा हो या फिर सो दैट लिखा हो, तो यहाँ पे लास्ट में जो बाद में आएगा वो में आएगा, मेन क्लोज में, ठीक है। दैट सो दैट याद रख लेना, जैसे दैट है, सो दैट है, इन ऑर्डर दैट, ये तीन चीज़ें हैं, तो बाद में आएगा। देखो सेंटेंस है वी ईट सो दैट आ गया, तो बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद वी में लिव। तो ये इसमें क्या है, दैट सो दैट इन ऑर्डर दैट है, तो हमारा क्या आएगा, में आएगा। वी ईट सो दैट वी में लिव, ये सेंटेंस ऐसे याद कर लेना, ठीक है। तो ये इसमें एक याद करना है। इसके बाद माइट होता है, वो मे का पास्ट फॉर्म होता है, जब पास्ट की बात आई तो हम माइट को यूज़ कर लेंगे। इसके बाद एक ये मेन चीज़ और है, मे और माइट के साथ हम पॉसिबली और लाइकली का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों भी संभावना को दर्शाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें मे और माइट के साथ ये भी चीज़ याद कर, ये भी आपको इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि मे और माइट के साथ पॉसिबली और लाइकली एक साथ नहीं आ सकते। जैसे इसमें बता रखा है कि वी में पॉसिबली कम, तो मे और पॉसिबली एक साथ नहीं आ सकते, सुपर फ्लोस हो जाता है उसके बाद सेंटेंस, मतलब एक से ज़्यादा चीज़ का एक बार यूज़ करना, दोनों का सेम मीनिंग है, एक से ज़्यादा यूज़ करना, तो ये सुपर फ्लोस हो जाता है। सुपर फ्लोस का मतलब है, जैसे हमें कहते हैं उसने अच्छा और बहुत अच्छा किया, तो दोनों सुपर, एक जैसे एक ही चीज़ बोलो या उसने बहुत अच्छा किया, हो गया बस ख़त्म। तो बार बार एक ही चीज़ को रिपीट नहीं करना, वो चीज़ आएगी, ठीक है। तो एक ही चीज़ आएगी, वी में कम टुमारो, ये वी पॉसिबली कम टुमारो, ये एक चीज़ आएगी, ठीक है। तो एक ये चीज़ आ जाएगी इसमें। उसके बाद देखिए विल शैल आ जाएगा। विल शैल के केस में क्या बता रखा है हमारा कि विल शैल हमारा ये फ्यूचर के केस में यूज़ होते हैं मोस्टली, विल और शैल का यूज़। बाकी किसी भी हम ये बोलते हैं कि डिटर्मिनेशन वगैरह ये कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रख लो, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, किसी भी सेंटेंस आई के साथ, आई और वी के साथ विल भी आ सकता है और शैल भी आ सकता है। और विल किस केस में आता है, आई के और वी के साथ वैसे तो मोस्टली शैल आता है, पर विल किस केस में आता है, जब हम उसको जोर देते हैं किसी चीज़ पे जोर देने के लिए, कि डिटर्मिनेशन है या कोई कमांड दें, किसी को प्रॉमिस दे रहे हैं, तो ये आई और वी के साथ विल शैल आ जाए तो इनमें कोई देखने की जरूरत नहीं है, इस पर एरर नहीं आता है। एरर कहाँ आती है, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसमें हमेशा आई और वी के साथ जो रूल है ना, आई और वी के साथ तो शैल ही आएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस में, बाकी किसी का याद नहीं करना, बस ये याद कर लो, आई और वी है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें हमेशा विल आए, शैल आएगा, सॉरी, ठीक है। आई और वी के साथ नॉर्मली शैल आता है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो नॉर्मल रूल है वो यूज़ होगा। अब इससे नेक्स्ट देखो, अब इसमें नेक्स्ट बता रखा है ये वाला भी आपको याद करना है। लेट और लेटस से शुरू होना है सब्जेक्ट के लास्ट में क्वेश्चन टैग शैल आता है। लेटस डांस तो शैल भी, अगर लेट से कोई भी सेंटेंस शुरू हुआ है तो उसके क्वेश्चन टैग में क्या आएगा, शैल भी, जैसे लेटस डांस तो शैल भी आएगा, ठीक है। तो एक ये चीज़ भी याद करनी है आपको। उसके बाद बाकी तो सारे सेम हैं। अब विल का पास्ट क्या होता है, वुड, शैल का पास्ट होता है शुड। तो अगर पास्ट से कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है तो विल की जगह क्या है, विल और शैल की जगह क्या है, वुड और शुड आ जाएगा, ठीक है। बस इतना याद रखना है। अब नेक्स्ट देखिए आगे, अगर बता रखे हैं इसमें दो काम फ्यूचर में एक के बाद एक होते हैं, दो काम फ्यूचर में एक के बाद एक, मतलब अगर मैं आऊँगी तो आपसे मिलूँगी, तो दो काम एक के बाद हो रहे हैं, एक हो रहे हैं, और पहले काम दूसरे काम का पहले काम के होने पर निर्भर कर रहा है। तो इसमें देखिए क्या बता रखा है कि जो पहला काम होगा वो तो प्रेजेंट टेंस में आएगा, फर्स्ट वाला तो प्रेजेंट टेंस में आएगा, जो सेकंड काम होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट में आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में, ठीक है। तो इसमें है देखो,
अगर मैं आऊँगी तो आपसे मिलूँगी। इफ़ आई कम आई विल मीट यू। एक तो पहली बात है इफ़ के साथ हमारा विल नहीं आता कभी भी, विल शैल फ्यूचर टेंस कभी भी नहीं आता इफ़ के साथ, ठीक है। दूसरा क्या है कि इफ़ आई, अगर पहला काम देखो, पहला काम मैंने क्या किया प्रेजेंट टेंस में होगा, दूसरा काम फ्यूचर टेंस में। प्रेजेंट टेंस में देखो इफ़ आई कम, पहले आई विल मीट यू, पहले मैं आऊँगी तभी तो किसी से मिलूँगी ना, तो पहले क्या काम हुआ, आने का हुआ, तो आने वाला क्या हो गया प्रेजेंट टेंस में, फर्स्ट फॉर्म आ गई। और आई विल मीट यू तो तुमसे मिलूँगी तो ये फ्यूचर टेंस में हो गया, तो ये दोनों चीज़ ऐसे आएगी, ठीक है। तो ये याद कर लेना, फर्स्ट हमारे प्रेजेंट में और जो सेकंड काम है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। ये दोनों अगर फ्यूचर में एक के बाद एक काम हो रहा हो तो पहले का होना दूसरे पर डिपेंड कर रहा हो, ठीक है। और इफ़ के साथ कभी भी फ्यूचर टेंस नहीं आता। इसके बाद एक चीज़ और है, ये देखिए ये जो वर्ड्स दे रखे हैं इनके साथ कभी भी फ्यूचर टेंस नहीं आता, ठीक है, बल्कि इनके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है। ये आपका सेंटेंस है, देखो इसमें बता रखा है इफ़, एज सुन एज, इन केस, प्रोवाइडेड, अनलेस, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, व्हेन। इन सब सेंटेंस के साथ कभी फ्यूचर टेंस नहीं आएगा, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे बता रखा है कि बल्कि इफ़ के साथ हम बाकी टेंस यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट इनके साथ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। विल, इफ़ के साथ कभी भी फ्यूचर टेंस नहीं आता, ठीक है। अब आगे देखो, वुड क्या होता है, हमारे फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए होता है, जैसे सॉरी फ्यूचर कह रही हूँ, पास्ट की पॉसिबिलिटी, पास्ट के लिए, पास्ट की जो हैबिट है हमारी, पास्ट की हैबिट होती है कि पास्ट की हैबिट के लिए दो चीज़ें होती है, एक तो V2 का यूज़ करते हैं, पास्ट की हैबिट के लिए V2 का यूज़ किया जाता है, एक होता है हमारा वुड का यूज़ कर सकते हैं, और एक होता है हमारा यूज़ टू का। ये तीन चीज़ें यूज होती है पास्ट की हैबिट के लिए। एक होता है, देखो अब इसमें पास्ट की हैबिट के लिए वुड का यूज़ है, आई वुड गो टू स्कूल बाय बस, मैं बस से स्कूल जाता था, ये पास्ट की हैबिट हो गई, रोज जाने वाला हो, ठीक है। एक होता है वुड के साथ रादर आता है, वुड के साथ क्या हमारा आता है रादर, ये भी याद रख लेना, वुड के साथ हमारा क्या आता है रादर। ये सेंटेंस याद करना, आई वुड रादर डाई देन बैग, अपने आप पता चल जाएगा। तो वुड के साथ देन आता है, वुड के साथ वुड रादर आएगा, वुड रादर के साथ क्या आता है देन आता है, ये याद रख लेना। तो आई वुड रादर डाई देन बैग, ठीक है। उसके बाद बता रखा है कि ये जो मैंने अभी बताया था वुड का, यूज टू का और सिंपल पास्ट टेंस, तीनों का पास्ट के रूटीन एक्शन को दिखाने के लिए किया जाता है, ठीक है। पास्ट का रूटीन एक्शन यूज टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, वुड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म आती है, और प्लेड तो सेकंड फॉर्म है ही। तो पास्ट का रूटीन एक्शन कि मैं स्कूल, आई वुड गो टू स्कूल बाई बस, मैं बस से स्कूल जाता था। ऑन रिटर्न, एंड वुड रिटर्न ऑन फुट, पैदल वापस आता था। एंड वी प्रेड फॉर आवर बिफोर रिटर्निंग होम, और घर आने से पहले हम कई घंटे खेलते थे। तो ये पास्ट की हैबिट के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, वुड, यूज टू और सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इन तीनों का पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद बता रखा है कि अगर जैसे ही हम कोई कल्पना करते हैं कि अगर मैं पक्षी होता, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, तो मैं ये कर देता। तो अगर सेकंड फॉर्म का वर का यूज़ करते हैं हम, उसमें वर का यूज़ करते हैं हमेशा, कल्पना करते हैं। तो अगर वर का यूज़ करें तो नेक्स्ट सेंटेंस में वुड आएगा यूज़, और एक आगे और आता है हेड आता है, तो वुड हैव आता है। तो ये आगे ये रूल आगे आएगा, अभी तो ये इतना ही याद कर लीजिए, वर है तो क्या आएगा, वुड आएगा, ठीक है। तो आपको एक तो ये वाला याद करना है कि वुड यूज टू, ये हमारे पास्ट के एक्शन को याद करने के लिए होते हैं। उसके बाद ये बता रखा है अगर वुड आता है तो वर आता है तो उसके साथ वुड आ जाएगा साथ में, ये दोनों चीज़, ठीक है। अब और क्या क्या सेंटेंस होते हैं जो हमें काल्पनिक शब्दों के लिए होते हैं, आई विश, एज दो, इफ़, एज इफ, वुड, दैट, सपोज, ये सारे सेंटेंस हैं, ठीक है। ये हमारे सभी कल्पना को शो करने के लिए होते हैं। इसमें नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बता रखा है कि वुड, एक तो वुड और एक और था कि वुड के साथ रादर का यूज़ होता है, मैं ये बताया था आपको, वुड रादर के साथ देन का यूज़ होता है। एक ये चीज़ और याद कर लीजिए, वुड रादर के साथ क्या होता है, हमारा देन का यूज़ होता है, ठीक है। कि मैं ये करने के बजाय ये करना पसंद करूँगा। और एक और होता है कि वुड लाइक टू होता है हमारी इच्छा दिखाने के लिए, आई वुड लाइक टू डू दिस, आई वुड लाइक टू टेक टी, मैं चाय लेना चाहता हूँ, इच्छा दिखाने के लिए, कि ये भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो एक चीज़ और हमें पता है कि शुड का प्रयोग सलाह देने के, जैसे शुड का प्रयोग होता है ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो शुड का मतलब है सलाह देने के लिए, हमें ऐसा करना चाहिए। अब देखो शुड में क्या होता है कि अगर के बाद अगर लिस्ट का यूज़ होता है तो नेगेटिव पर्पज़ को शो करता है कि तुमने ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा तुम्हारे साथ, कि अगर तुम नहीं पढ़े तो तुम फेल हो जाओगे, ये था। तो शुड के साथ हमेशा
जो कंजक्शन होता है जो हम करते हैं वो लेस्ट होता है, ठीक है, वरना, ठीक है, ये लेस्ट होता है। शुड के साथ हमेशा लेस्ट होता है। और एक चीज़ और होती है, शुड होगा तो लेस्ट आएगा, बट अगर लेस्ट होता है तो लेस्ट के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी यूज़ हो सकता है, ये चीज़ भी याद कर लेना। शुड के साथ लेस्ट का यूज़ तो होता ही है नेगेटिव पर्पज शो करने के लिए, शुड के और लेस्ट के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी यूज़ हो सकता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आगे क्या बता रखा है, हमारा ओथ टू होता है कि हमें मॉरल ड्यूटी बताने के लिए कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें देश के लिए सेवा करनी चाहिए। नैतिक ड्यूटी हमारी जो होती है कि देश के लिए सेवा करनी चाहिए। और जो मस्ट होता है बिल्कुल ज़रूरी है, वो फिक्स है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता कि भाई सोल्जर को देश के लिए ड्यूटी करनी चाहिए क्योंकि उनका कर्तव्य है वो। तो हमें, और ओथ टू होता है कि हमें देश के लिए सेवा करनी चाहिए क्योंकि ये हमारा नॉर्मल ड्यूटी है, ये नैतिक ड्यूटी है, वो उनकी कर्तव्य है, उनकी ड्यूटी है वो, ठीक है। उसके बाद यूज़ टू हमारे बता दिया मैंने, पास्ट के हैबिट के लिए यूज़ होता है। और एक चीज़ और है, कभी भी देखो यूज़ टू ऐसे लिखा हुआ नहीं आएगा कभी भी, हमेशा ऐसे होता है यूज़ टू, क्योंकि ये तो एक मॉडल है, ये पास्ट के हैबिट के लिए यूज़ किया जाता है, पर यूज़ टू कभी नहीं आएगा। बट एक केस में आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जब डिड के बाद आता है यूज़ टू, क्योंकि डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो डिड के बाद यूज़ टू हो जाता है, ठीक है। देखो कहाँ दिखा रखा है ये रिलेटिव सेंटेंस में, एक डिड के बाद बता रखा है यूज़ टू, सिर्फ यहाँ यूज़ होगा और कहीं भी यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद होती है कि कुछ वर्ब होती है जिनके बाद हमारी आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया जाता है, ठीक है। आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया जाता है, इसमें देखिए सबसे पहले बी और यूज़ टू से पहले बी हो, मतलब बी का मतलब है कोई भी वर्ब हो, यूज़ टू से पहले कोई वर्ब हो, बी की फॉर्म है, मतलब इज़ एम आर, यूज़ टू का मतलब इज़ एम आर, पर दोबारा देख लीजिए, इसका मतलब है कि बी का मतलब है इज़ एम और आर हो, वोज वर हो, या बी बीन हो। ये बी बीन तो नहीं लेते, ये इतना ही ले लो बस, बी के फॉर्म है ये, इज़ हमारा वाज पर, ये हमारी अगर कोई भी हो, ये हमारी यूज्ड, इनके बाद में अगर यूज्ड टू हो तो उसके बाद क्या आएगा, आईएनजी फॉर्म आएगी, ठीक है। ये याद रख लेना, एक तो क्या है वर्ब और यूज्ड टू के बाद आईएनजी फॉर्म आएगी। दूसरा क्या बता रखा है, ये वर्ब है, ये दे रखी है, इनके साथ सबके साथ आईएनजी फॉर्म आएगी हमेशा, याद कर लेना इनको। यूज टू, अकस्टम टू, एडवर्स टू, विद अ व्यू टू, एडिक्टेड टू, डिवोटेड टू, एडिशन टू, लुक फॉरवर्ड टू, ऑब्जेक्ट टू, ओविंग टू, टेकन टू, प्रोन टू। अब इसमें यूज टू का तो पता ही है आपको पास्ट के के लिए। अकस्टम टू का होता है किसी चीज़ का आदी होना, किसी चीज़ का आदी होना, ठीक है। एडवर्स टू मतलब होता है उससे अपोजिट, ठीक है। विद अ व्यू टू अपना व्यू देखना, एडिक्टेड टू एडिक्ट होना, डिवोटेड टू एडिशन टू लुक फॉरवर्ड टू आगे देखना, ऑब्जेक्ट टू ओविंग टू मतलब अपना मानना, प्रोन टू मतलब बचाना, ऐसे होता है, ठीक है। इस प्रोन टू डिजीज मतलब वो उससे वनरेबल है, मतलब उससे बीमारी हो सकती है, प्रोन टू। एडिक्टेड टू स्मोकिंग हो गया, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग हो गया, यूज टू आईएनजी हो गया सबके साथ। तो यूज टू के पहले क्या बनती है, बी की फॉर्म, मतलब वाज वर इज हमारा है वाज, ठीक है, तो आईएनजी आया है। अब डेयर का मतलब होता है साहस दिखाना, और नीड का मतलब होता है ज़रूरत, ठीक है। अब देखो आगे, डेयर और नीड है, ये दोनों हमारे, मैंने क्या बताया था कि हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की तरह, हेल्पिंग वर्ब मतलब मॉडल और मेन वर्ब दोनों की तरह यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो नीड का जब अगर मेन वर्ब में यूज़ होता है तो ही नीड्स मी, तो मेन वर्ब की तरह यूज़ होगा। ही डजन, तो यहाँ पे ये हेल्पिंग, डज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो ये हमारी मेन वर्ब यहाँ पे मेन वर्ब की तरह यूज़ हो गया, ठीक है। आई नीड नॉट कम टू, अब या नीड ये हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल है ये, और ये मेन वर्ब है कम, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है, मॉडल की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। तो अगर बता रखा है, हमें बता रखा है कि मॉडल होते हैं तो मॉडल के बाद कभी भी टू नहीं आता, ठीक है। एक तो ये याद रख लेना, मॉडल के बाद कभी भी टू नहीं आता। और जो नीड और डेयर है वो उनका, अगर वो मॉडल की तरह यूज़ हो रहे हैं तो नेगेटिव सेंटेंस में होंगे, पॉजिटिव सेंटेंस में कभी भी उनके बाद मतलब ये यूज़ नहीं होते मॉडल की तरह। अभी आगे देखिए, मतलब आगे आपको पता चल जाएगा। देखो अगर इनका पॉजिटिव सेंटेंस में अगर इनका यूज़ होता है नीड और डेयर का पॉजिटिव सेंटेंस में, देखो बता रखा है ई नीड टू वर्क हार्ड, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो ही विल नॉट डेयर टू कम हेयर, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस में है तो नीड और डेयर के बाद टू और वी बनाएगा। नेगेटिव सेंटेंस में है तो ये हमारे मॉडल की तरह यूज़ होगी, टू नहीं आएगा।
ही नीडंट टू कम देयर, ठीक है, नीडंट टू नहीं आएगा, नेगेटिव में टू नहीं आता, ऐसे याद रखो, पॉजिटिव टू, नेगेटिव कुछ नहीं आएगा, नेगेटिव होंगे तो साथ कुछ नहीं आएगा, पॉजिटिव के साथ तो कुछ तुम साथ हो सकते हो, ठीक है। उसके बाद बता रखा है आगे देखिए, अभी ये कैन कुड के थोड़ा सा और ये बता रखा है, अगर फ्रेंडली रिक्वेस्ट करनी हो तो कैन का यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मल रिक्वेस्ट हो, कोई फॉर्मली किसी ऑफिस में उसमें बता रखा हो तो कुड आ सकते हैं। मैं तो रिस्पेक्ट के लिए होता है, नॉर्मली रिक्वेस्ट करनी है रिस्पेक्ट के साथ, ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड कर सकते हैं हम यूज़, ठीक है, ये हो गए। अब इसके बाद एक और मेन चीज़ है यहाँ पे, एक ये फॉर्म होती है सब्जेक्ट मॉडल है और वी थ्री, ये किस केस में होता है कि हम उसमें छिपा हुआ अर्थ होता है इस वाक्य का। इसमें क्या होता है कि जैसे आई कुड स्कोर गुड मार्क्स, मैं अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता था, मतलब मेरे पास एबिलिटी थी। इसमें देखो अगर यहाँ पे कुड हैव लगा दे, आई कुड हैव स्कोर गुड मार्क्स, मतलब मैं अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता था, मेरे पास एबिलिटी तो है पर मैंने किए नहीं। कुड हैव लग गया तो मतलब नोट हो रहा जाएगा साथ में कि मैं कर सकता था पर मैंने किए नहीं। यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, ये सिंपल हो गया। पर देखो अगर ये लिख दे यू शुड हैव वर्क हार्ड, मतलब तुमने मेहनत नहीं की, इसका मतलब ये हो गया, नेगेटिव हो गया। तो अगर मॉडल के बाद हैव लग जाता है तो उसका नेगेटिव अर्थ हो जाता है, ठीक है, ये याद कर लेना, छिपा हुआ अर्थ हो जाता है उसमें। अब बाकी आपको इनमें से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है हैव किसी फोर्स एक्शन को दिखाने के लिए होता है, और हैव का एक पोजेशन दिखाने के लिए कि मेरे पास गाड़ी, आई हैव कार, ठीक है। उसके बाद बता रखा है किसी चीज़ पर जोर देने के लिए कि भाई जोर देना है किसी चीज़ पर, यू हैव टू डू दिस वर्क, तुम्हें ही ये काम करना है, ठीक है, तो जोर देने के लिए ऐसे कर सकते हैं बस। और एज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आती है। उसके बाद बता रखा है कि आगे आपकी कोई एक बारी वर्ब की फॉर्म हो देख लेना, ये मेन देखने की है, ठीक है। ये एक बार बस इनको गो थ्रू हो जाना, बाकी ये कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है कि ज़्यादा बहुत रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें थोड़ी चीज़ और है, कंफ्यूजिंग वर्ब्स हैं, ये और देख लेते हैं। अब ये कंफ्यूजिंग पेयर है, ये भी आप एक बार याद कर लेना। अब रूल्स आपको सिर्फ इसमें इतने ही करने हैं। इसमें एक चीज़ और यहाँ पे ये आ गई सामने, रीड और स्टडी में क्या अंतर है। रीड का मतलब होता है अध्ययन करना, स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना, रीड का मतलब होता है मैगजीन पढ़ना, न्यूज़पेपर। रीड का मतलब होता है सिंपली बुक पढ़ना, सिंपली कोई भी कुछ पढ़ना, जैसे सिंपली बुक पढ़ ली हमने, मैगजीन पढ़ ली, कोई न्यूज़पेपर पढ़ लिया। और रीड का मतलब होता है उसमें उस पर रिसर्च करके फिर पढ़ाई करना, ठीक है, वो होता है। तो दोस्तों ये आज के लिए आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप ये पढ़ के और इसकी एक्सरसाइज को रिवाइज़ कर लीजिए, और मैंने जो जो पॉइंट बताए हैं उनको अच्छे से बुक में अंडरलाइन कर लीजिए और वही रिवाइज़ कीजिए, वही रूल, उनसे बाहर कुछ नहीं आना आपका इंग्लिश में। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।